आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 75 साल 75 व्याख्यान की इस श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की श्रृंखला में यह हमारा 30वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में उपस्थित हैं आर.के. तलरेजा महाविद्यालय उल्लासनगर में हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती रीना सिंह मैडम। रीना मैडम मुंबई विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अपना हिंदी में एमए किया है और वो 2007 में यहाँ से विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। उन्होंने अपना पीएचडी का शोध कार्य भी मधु काकरिया के साहित्य पे मुंबई विश्वविद्यालय से ही संपन्न किया। श्रेष्ठ और आदर्श शिक्षक की से संबंधित कई संस्थाओं द्वारा विगत 3-4 वर्षों में कई पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 40 से अधिक आपके शोध पत्र देश विदेश की हिंदी से संबंधित जो भी पत्रिकाएं हैं उनमें लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, बहुत ही जल्द वो हमारे बीच रहेंगी। उसमें से 2 पुस्तकें मधु काकरिया के अपने साहित्य पे है। इसके अलावा आप रचनात्मक साहित्य में भी रुचि लेती हैं, कविताएं कहानियां आप लिखती हैं। आपकी एक कविता को विशेष तौर पे पिछले दिनों सम्मानित किया गया। मधु काकरिया के साहित्य पे जैसा कि मैंने बताया कि रीना मैडम का अपना शोध कार्य है, तो उनके समग्र साहित्य को लेकर आज रीना मैडम अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगी कि आजादी के बाद जो हमारी स्त्री महिला जो कथाकार हुई हैं, उन्होंने नारी चेतना और नारी संघर्ष और नारी आंदोलन को किस तरह से समाज के किस किस समुदाय विशेष से जोड़कर उन्होंने चित्रित किया है, उसकी पूरी एक परिकल्पना, पूरी एक छवि प्रस्तुत करने के साथ साथ स्त्री का जो कैनोनाइजेशन है, उसका जो छविकरण है, वो उनके साहित्य में किस तरह से उभर के आता है और वो कहीं न कहीं आजादी के बाद की समकालीन परिस्थितियों को स्त्री के संदर्भ में अधिक मुखर होकर परिभाषित करता है। वो सारी चीजें मधु काकरिया के साहित्य से, उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों से गुजरते हुए हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नारी संबंधी उनकी जो वैचारिक दृष्टि है, उस पर भी रीना मैडम विस्तार से यहाँ पे प्रकाश डालेंगी। तो मैं ऐसी शोध विद्वान श्रीमती डॉक्टर रीना सिंह मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम सभी के समक्ष आज का अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर रीना सिंह मैडम। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और डॉक्टर मनीष अग्रवाल सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। मैं आज आपके समक्ष मधु काकरिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करूंगी। मधु काकरिया के संबंध में कहना चाहूंगी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के 9वें और 10वें दशक की बहुचर्चित कथाकार के रूप में उनका एक अपना अलग स्थान है। उनके साहित्य में मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षा, अभिलाषा एवं विषमताओं का सशक्त चित्रण पाया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से उनकी सृजनधर्मिता विस्तृत और विविधता से युक्त है। मधु काकरिया ने कहानी और उपन्यास दोनों विषयों पर कलम चलाई है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे दिलचस्प तरीके से विश्लेषित करती हैं। समकालीन जीवन के सभी सम विषम पक्ष की रचनाओं में उनका साहित्य समाविष्ट है और हर एक बार एक नए विषय को लेकर कुछ अनूठा लिखना मधु काकरिया की अपनी पहचान है। उन्होंने जब भी कलम उठाई है, कुछ न कुछ अलग उन्होंने लिखा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। उनका जन्म 23 मार्च 1957 को सुप्रसिद्ध शहर कोलकाता में हुआ। अर्ध सामंती परिवार में जन्मी मधु काकरिया को अपने विद्रोही तेवर के चलते बचपन से ही पितृसत्तात्मक परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
पारंपरिक मारवाड़ी समाज के नियमों को वो स्वीकार नहीं कर पाती थी। अपनी अलग सोच के कारण ही अपनी माँ से टकराना उनका स्वभाव बन गया था। माँ का पिता से दबना, पैसों के लिए जूझना, निर्णय लेने का कोई अधिकार न होना, ये सभी परिस्थितियां बचपन से ही मधु कांकरिया के मन में प्रतिरोध का आकार लेने में सहायक सिद्ध हुई। एक तरफ स्त्री शिक्षा की वकालत और वहीं दूसरी ओर गरीबी और दहेज की समस्या से बचने के लिए स्त्री शिक्षा को दीक्षा दिलाने जैसा विरोधाभास उन्होंने अपने घर में ही अनुभव किया। अतः उन्होंने बचपन में ही संकल्प कर लिया कि वे अपने भविष्य की कर्ता धर्ता स्वयं बनेंगी। मधु कांकरिया का परिवार बेहद संकीर्णवादी था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके 3 भाई बहन हैं। इकलौती बेटी होने के कारण वे पिताजी की लाडली थी। कोलकाता के बड़ा बाजार में मधु कांकरिया का 2 कमरों का घर था और इसी घर में उनका बचपन बीता। बड़े भाई साहब पढ़ाकू थे। एक ही कमरे में तीनों भाई बहन पढ़ा करते थे। मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता था। पलंग भी एक ही था। परीक्षा के दिनों में तीनों भाई बहन बारी बारी से जाकर पढ़ाई करते और सोते। मधु कांकरिया के बड़े भाई साहब माओ और लेनिन से प्रभावित थे और उन्होंने ही मधु कांकरिया को मार्क्स और लेनिन को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया था। उनके भाई साहब इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ने के कारण उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मधु कांकरिया का जो पहला उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, उसका कथानायक इंद्र कोई और नहीं बल्कि मधु कांकरिया के बड़े भाई साहब ही थे। मधु कांकरिया के पिताजी भी साहित्य में बहुत रुचि रखते थे। उनके पास प्रेमचंद, रेणु, मन्नू भंडारी, शरद चंद्र टैगोर की बहुत सारी पुस्तकें थी और पिताजी के कारण ही मधु कांकरिया की साहित्य में रुचि बढ़ी। मधु कांकरिया के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। असफल वैवाहिक जीवन ने मधु कांकरिया को तोड़ ही दिया था और ऐसे कठिन संघर्षमय अवस्था में मधु कांकरिया के परिवार ने उनका पूरा साथ निभाया। शिक्षा की बात करें तो देखेंगे कि मधु कांकरिया जिस समय कॉलेज में पढ़ा करती थी, उस समय विद्यार्थियों की यही धारणा थी कि इकोनॉमिक्स विषय में डिग्री लेने से अच्छी नौकरी मिल सकती है, जो कि आजकल हम देख सकते हैं। विद्यार्थी जो है जिस विषय में उन्हें लगता है कि नौकरी की संभावना ज़्यादा है, वहीं पर वे अपना एडमिशन कराते हैं। तो अतः हिंदी के प्रति झुकाव होते हुए भी उन्होंने बीए और एमए की डिग्री कलकत्ता के लेडी बेटन कॉलेज से इकोनॉमिक्स विषय लेकर की। मधु कांकरिया का लेखन 18 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 24-25 वर्ष की उम्र तक यह सिलसिला भी चला और हंस कहानी में उन्होंने हंस पत्रिका में उन्होंने पहली कहानी अपनी भेजी, लेकिन वह कुछ कमी के कारण लौटा दी गई। इससे लेखिका के आत्मविश्वास को ठेस तो लगा, परंतु उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका वैवाहिक जीवन हम पर अगर थोड़ा सा नजर डालें तो देखते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन वास्तव में वैवाहिक जीवन एक साहचर्य, तालमेल और सामंजस्य की मांग करता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों की बराबर की हिस्सेदारी एक अनिवार्यता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि मधु कांकरिया के जीवन में सिर्फ उनकी ही तरफ से इस हिस्सेदारी की प्रतिबद्धता मिली। परिणाम स्वरूप उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सका। मधु जी विवाह नहीं करना चाहती थी। वो दिखने में ठीक ठाक औसत दर्जे की थी। लड़के वाले उन्हें देखते और उनके रूप रंग को देखकर उन्हें मना करके चले जाते। इसके कारण उनमें हीन भावना भर गई थी और न चाहते हुए भी एक पारंपरिक जैन मारवाड़ी परिवार के एक डॉक्टर लड़के से उनका विवाह हो गया। उनके पति डॉक्टर साहब को डॉक्टर होने का बड़ा अभिमान था। वे मधु कांकरिया को हमेशा जताते कि विवाह करके उन्होंने मधु कांकरिया पे एहसान किया है। मधु कांकरिया का वैवाहिक जीवन सिर्फ 2-2.5 साल चला, लेकिन इन 2-2.5 सालों में उन्हें प्रताड़ना और हिंसा के अलावा कुछ नहीं मिला। डॉक्टर साहब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बेटे के जन्म पर वे अस्पताल में मधु कांकरिया से रुपए मांगने लगे। तभी से मधु कांकरिया ने इस रिश्ते को विराम देने का निश्चय कर लिया। जिस तरह का माहौल उनके घर में बना हुआ था,
उस माहौल में बेटे की परवरिश का ख्याल ही उन्हें रुला देता और बेटे के जीवन को बर्बादी से बचाने और उसे खुशनुमा वातावरण देने के लिए मधु कांकरिया को यह निर्णय लेना ही पड़ा। मधु जी के परिवार में भी अपनी बेटी के साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी थी। ऐसे वक्त में पूरे परिवार ने कुछ न पूछते हुए मधु कांकरिया का साथ निभाया। मधु कांकरिया ने तलाक लेने के बाद फिर से विवाह नहीं किया और मधु कांकरिया के साहित्य में भी हम ऐसे कई प्रसंग देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इस त्रासदी को दर्शाया है। उनकी एक कहानी है दाखिला। इसमें इसी त्रासदी का जिक्र हुआ है जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाते वक्त न जाने कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर वह सिंगल पेरेंट महिला हो। उनके मधु कांकरिया चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जीवन की चुनौतियों का अकेले ही सामना करने का निश्चय किया। दूसरा विवाह करने के संदर्भ में पूछने पर एक बार उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि इस बारे में कभी ख्याल, उनसे पूछा गया था कि इस बारे में कभी ख्याल आता है, तो वो साफ मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और इस कारण नहीं कि पहली बार जबरदस्त मोहभंग हुआ, बल्कि इसलिए भी कि खुले जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए और एक पुरुष से निराश होकर दूसरे पुरुष के संरक्षण में जाना ये उन्हें कहीं से भी उचित नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने जो है आजीवन विवाह नहीं, पुनर्विवाह नहीं करने का निश्चय किया। आजीविका के संबंध में मधु कांकरिया के देखें तो पति से अलग होने के बाद मधु कांकरिया ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स किया। शुरुआत में उन्हें केवल 4 विद्यार्थी मिले, धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। नौकरियों का सिलसिला भी चला, लेक्चरशिप भी की। नौकरियां करते वक्त होता ऐसा था कि हर 2 साल में उनकी नौकरी छूट जाती। मधु कांकरिया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो समझौता नहीं करती थी, अपनी स्वाभिमान के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, आत्मसम्मान के साथ में। पहली बार नौकरी में केवल उन्हें 400 रुपए मिले, लेकिन उन्होंने नौकरी की और किसी तरह मधु जी ने घिस घास कर 10 साल तक नौकरी की, फिर खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाना शुरू किया और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। बाद में उनके भाइयों की मेटल की फैक्ट्री में उन्होंने मैनेजर का पद संभाल लिया और इतने कम समय में मधु कांकरिया ने जीवन के बहुत सारे रंग देख लिए। जीवन के संघर्ष ने मधु कांकरिया के अनुभव को समृद्ध तो किया, परंतु जीवन से वह मासूमियत छीन ली जो लेखन के लिए अनिवार्य तत्व है। मधु कांकरिया 45 वर्ष की अवस्था से उन्होंने अपने लेखन का कार्य शुरू किया और हिंदी साहित्य जगत को अपनी अमूल्य रचनाओं से समृद्ध किया। थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व की विशेषता पर नजर डालते हैं। किसी भी रचनाकार के लेखन से उसके व्यक्तित्व को बखूबी पहचाना जा सकता है और स्थान स्थान पर उसका चेहरा शब्दों के माध्यम से झांकने लगता है। रचनाकार का जीवन, उसके अनुभव, उसका संघर्ष, उसके विचार आदि उसकी रचनाओं में प्रमुखता से छाए होते हैं। और यदि इस दृष्टि से हम देखें तो मधु कांकरिया एक संवेदनशील, स्वाभिमानी, निर्भीक, सादगी पसंद, विद्रोही प्रवृत्ति से संपन्न एवं अन्याय न सहन करने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आती है। अपने व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नवीन चेतना एवं नवीन शक्ति प्रदान की है। अपनी अनुभूति को वाणी देने के लिए उन्होंने उपन्यास एवं कहानी विधा को चुना है। इन विधाओं में उन्हें अद्वितीय सफलता भी प्राप्त हुई है। उनका लेखन सहज एवं स्वाभाविक है। उनके लेखन में कहीं भी कृत्रिमता दृष्टिगोचर नहीं होती। मधु कांकरिया बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न लेखिका है। वे एक सादगी पसंद एवं आडंबर विहीन महिला है। उनकी वेशभूषा भी, अगर आप उनसे मिलेंगे या फिर कहीं आपने उनकी चित्र भी, उनका फोटो भी देखा होगा, तो उनकी वेशभूषा अति साधारण होती है। वे कम बोलती हैं और वैसे ही लोगों को पसंद भी करती हैं।
उन्हें भीड़ से अधिक एकांत में रहना अच्छा लगता है। वे गोष्ठियों में भी प्रायः नहीं जाती और उनसे पूछा जाए तो यही कहती हैं कि उपन्यास का सिरा उंगलियों में इस तरह फंसा रखा है कि निकल पाना संभव नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत उन पर 100% चरितार्थ होती है। अर्ध सामंती जैन मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी अपने विद्रोही तेवर के चलते ही मधु जी ने पितृसत्तात्मक परिवार में अपने लिए अलग जगह बनाई। हर मोड़ पर रूढ़ियों से टकराना आज भी उनके स्वभाव में है। समाज में प्रचलित कुरीतियों और कुप्रवृत्तियों ने उन्हें विद्रोही बना दिया। उनके इसी विद्रोही तेवर की झलक उनके साहित्य में भी देखी जा सकती है। उनकी एक रचना है सेज पर संस्कृत। आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ऐसी रचनाओं में उन्होंने धर्म के प्रति उनका विद्रोह दिखाई देता है। और उनका एक और उपन्यास है सलाम आखिरी, जिसमें उन्होंने पुरुष समाज के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। मधु कांकरिया की जो एक सबसे बड़ी विशेषता स्वाभिमानी प्रवृत्ति की जो उनके अंदर विशेषता है और जिसके कारण उन्हें जो है अपने जीवन में बड़े संघर्ष सहने पड़े, कई सारी नौकरियां बदलनी पड़ी, कभी स्वयं ही रिजाइन कर दिया तो कभी बॉस द्वारा निकाल जाती, और इन संघर्षों ने उन्हें और मजबूत और निडर बनाया। अपनी निडरता के दम पर ही उन्होंने अपने उपन्यास सेज पर संस्कृत में जैन धर्म में प्रचलित बुराइयों पर खुलकर वार किया। उन्होंने उपन्यास के माध्यम से बताया कि कैसे महावीर के चलाए धर्म को लोगों ने बदल दिया है। मधु कांकरिया के व्यक्तित्व की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी तरह का अन्याय, चाहे वह उन पर हो या किसी और पर हो, वे सहन नहीं करती। एक बार यूं हुआ कि उनके घर की नौकरानी के प्रति माँ के व्यवहार को लेकर उनका मन आहत हो उठा और वे फपक फपक कर रो पड़ी। यही संवेदनशीलता लेखिका को उनकी रचनाओं के पात्रों से जोड़ती है। रहना नहीं देश वीराना है, इस कहानी का जो मुख्य नायक है दीप ज्योति, जिसकी प्रतिभा को अपने ही देश में उचित स्थान नहीं मिल पाता, या फिर मर्द होते हुए कहानी का कांचा, जिसका आंटी द्वारा शोषण किया जाता है, या फिर उड़ान कहानी को ले ले जिसमें पत्नी की उपेक्षा से दुखी अवकाश प्राप्त समीर बाबू है, या फिर उनकी एक कहानी और है फैसला फिर से, जिसमें न्याय की उम्मीद में कानून का दरवाजा खटखटाती हुई महाश्वेता आदि पात्र लेखिका के दिलो दिमाग से जुड़े हुए पात्र हैं। वे इनके प्रति भी अन्याय सहन नहीं करती हैं। मधु कांकरिया अपनी उदारवादी दृष्टिकोण के लिए भी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। एक उदाहरण देना चाहूंगी उनकी इस उदारता को बताने के लिए। एक बार एक पत्रिका में लेखिका की रचनाएं खास तौर पर सलाम आखिरी उपन्यास पर लगभग धज्जियां उड़ाती ऐसी समीक्षा थी कि पढ़कर किसी को भी क्रोध आ जाए। फिर जिस व्यक्ति से आपके मधुर संबंध हो वही ऐसा करे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन लेखिका ने बुरा नहीं माना। यही नहीं, जहां उन्होंने प्रूफ व संपादन की गलतियों को चिन्हित करने के लिए आभार माना, वहीं आलोचक की स्वतंत्रता को दोस्ती से ऊपर माना। उनकी समीक्षा पढ़ते ही उन्होंने ओम को फोन किया। वे कुछ सफाई देते इससे पहले ही लेखिका कहने लगी, मैं आपकी राय की कद्र करती हूँ। आपने अपने अंतःकरण से विवेक से लिखा है तो जरूर मेरे लिए ध्यातव्य है। लोग तो स्त्री को खुश करने के लिए लिख रहे हैं, उनके प्रमोटर बनने को आतुर दिखते हैं, और एक आप हैं जिससे अक्सर रोज ही बातें होती हैं, तो ऐसी तीखी आलोचना निश्चय ही उत्तरदायित्व के साथ लिखी होगी। दरअसल मैं भी लेख की स्वतंत्रता की हामी हूँ। आपसे मेरे अच्छे संबंध न होते तो भी शायद मैं यही मानती कि अनुकूल रिस्पांस न मिलने की वजह से आपने ऐसा किया है। पहले भी मेरे उपन्यास पर कई लेखकों ने बहुत कुछ तीखा लिखा है, पर इन सबसे आहत होकर मैं गांडी रखने वाली नहीं हूँ। लेखक अपना काम करता है, आलोचक अपना काम। तो इन शब्दों में जो है उन्होंने अपने आलोचक का धन्यवाद ज्ञापित किया, जो कि बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने और अपने साहित्य पर होने वाली आलोचनाओं को हमेशा सकारात्मक रूप में लिया है।
उनके इस नजरिए में उनकी उदारता ही दृष्टिगत होती है। उनके व्यक्तित्व की यही विशेषताएं उन्हें एक साधारण महिला से एक असाधारण लेखिका की कतार में लाकर खड़ी कर देती है। मधु कांकरिया की रचनाओं के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा भी गया है। भले ही उनका लेखकीय सफर देर से शुरू हुआ, लेकिन उनके लेखन को पाठकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। उनका समस्त साहित्य समाज की प्रगति, समृद्धि एवं स्वस्थ विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने जब भी लेखनी उठाई, एक ऐसे विषय को चुना जिस पर बहुत कम लिखा गया हो, या फिर ऐसा विषय जिस पर लिखने का साहस शायद ही किसी ने किया हो। मधु कांकरिया के लेखन को पहचान मिलने के बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे सन 2008 में उन्हें कथाक्रम पुरस्कार आनंद सागर स्मृति सम्मान के रूप में मिला। 2009 में हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान उन्हें विचार मंच द्वारा दिया गया। वहीं 2009 में मारवाड़ी समाज गौरव सम्मान उन्हें अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच रजत क्रांति समारोह द्वारा उनके साहित्यिक एवं अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु प्रदान किया गया। 2012 में विजय वर्मा कथा सम्मान उन्हें मिला। कई सारे सम्मान उन्हें आज भी अभी तक और भी मिले जा चुके हैं। अब हम थोड़े विस्तारित रूप से मधु कांकरिया की रचनाओं के बारे में देखेंगे। मधु कांकरिया एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार से संबंध रखते हुए भी उसके दुराग्रहों से बाहर निकलकर उन्होंने लिखने का सफल प्रयास किया है। उनके अब तक 5 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और पत्रिकाओं में छपी हुई कुछ कहानियों के साथ साथ 67 यात्रा संस्मरण, डायरी और उपकथन प्रकाशित हुए हैं। उनका जो पहला उपन्यास था, खुले गगन के लाल सितारे, राजकमल प्रकाशन द्वारा 2000 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास एक प्रेम कथा के साथ नक्सलवादी आंदोलन पर आधारित है। इसमें नक्सलवादी आंदोलन के वे दहला देने वाले विवरण हैं जो इतिहास में सामान्यतः नहीं लिखे जाते। साथ ही इस उपन्यास में कलकत्ता के एक मध्यम वर्गीय परिवार के दमघोटू परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया है। इस उपन्यास में मणिदीपा और कुछ अन्य साहसी आत्माएं इस नक्सलवादी आंदोलन को बहुत करीब से देखती हैं और उससे जुड़ जाती हैं। हिंदी साहित्य में नक्सलवादी समस्या को लेकर संभवतः यह पहला उपन्यास था। इस उपन्यास का हिंदी ही नहीं बांग्ला के उपन्यासकारों ने भी स्वागत किया। इस उपन्यास में हम जब आप पढ़ेंगे तो जब मैंने पहली बार इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे कई सारी ऐसी जानकारियां मिली जिससे कि मैं अब तक अवगत नहीं थी। और मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर इस उपन्यास को आपने पढ़ा तो नक्सलवादी आंदोलन के विषय में अब तक जो भी आपके मन में विचार आपने बनाए रखे हैं वो पूरे बदल जाएंगे। क्योंकि किस तरह से एक आंदोलन का उदय होता है, उसके कितने पॉजिटिव जो उद्देश्य हैं और उसके बाद उस आंदोलन को दबाने के लिए किस किस तरीके कौन कौन से तरीके सरकार अपनाती है, फिर इस एक आंदोलन कुछ एक अलग दिशा पकड़ लेता है। और इसकी सारी विस्तृत जानकारी जो है आपको इस उपन्यास के माध्यम से मिल जाएगी। उनका दूसरा उपन्यास है सलाम आखिरी। यह भी सन 2002 में प्रकाशित हुआ था और राजकमल प्रकाशन द्वारा। इस उपन्यास में वेश्याओं और वेश्यावृत्ति के पूरे परिदृश्य को देखते हुए लेखिका ने हमारे भीतर उन असहाय स्त्रियों के प्रति करुणा का उद्रेक करने की कोशिश की है जो किसी न किसी कारण से इस बदनाम और नाटकीय व्यवसाय में आ फंसी है। इस उपन्यास में कलकत्ता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया की अंधेरी गलियों का सीधा साक्षात्कार कराते हुए लेखिका सभ्य समाज की संवेदनहीनता और कठोरता पर करारा प्रहार करते हैं। इस उपन्यास के शुरुआत में एक पृष्ठ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए। और लेखिका का कहना ये भी है कि अगर कोई पुरुष इस उपन्यास को पढ़ ले तो उसकी पूरी धारणा ही इस संबंध में बदल जाएगी।
न वो कभी इस तरफ जाने का प्रयास करेगा और न ही कभी इस कुकर्म में पड़ने की सोचेगा भी। इनका तीसरा उपन्यास है पत्ताखोर, जो सन 2005 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखिका ने युवाओं में बढ़ते नशे और ड्रग्स की लत की बीमारी का मुद्दा उठाया है। इस उपन्यास में नशेबाजों के जीवन के साथ ही कोलकाता के रिक्शे वालों की अदम्य जिजीविषा को भी लेखिका ने मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। ड्रग या नशे की गिरफ्त में पड़ने वाली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से लेकर नशे की मुक्ति, उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य तक का बहुत ही छोटा किंतु सराहनीय प्रयास इस उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास 3 साल पहले मुंबई विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में भी लगाया गया था। वर्तमान परिदृश्य में यह उपन्यास बड़ा ही प्रासंगिक है। जो आजकल के युवा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नशे के जाल में जो है फंसते जा रहे हैं। तो एक उसका बहुत बड़ा कारण जो है पारिवारिक कारण, उसको एक अच्छी कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखिका ने जो है स्पष्ट किया है इस उपन्यास में। साथ ही यहाँ पर इस उपन्यास में जो आज स्त्री विमर्श की जो बातें चलती है, उसका मुद्दा भी उन्होंने इस उपन्यास में उठाया है। अगला उपन्यास है लेखिका का बड़ा ही चर्चित उपन्यास है सेज पर संस्कृत। इस उपन्यास के लिए तो लेखिका को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन लेखिका ने निडर होकर सारे जो सिचुएशन थे उनका सामना किया। यह उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ था और यह उपन्यास साध्वी जीवन की गाथा है। यह उपन्यास एक अत्यंत संवेदनशील विषय धर्म के विकृत होते चेहरे को मुख्य कथानक बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में साधु जीवन के दोहरे मानदंडों को आचार संहिता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। मधु कांकरिया ने बड़ी निर्भीकता से इस उपन्यास में महावीर के जैन धर्म की विवेचना करते हुए उसमें आए आडंबरों पर कटाक्ष किया है और इसी के साथ स्त्री जाति के प्रति होने वाले धार्मिक अन्याय और शोषण की अभिव्यक्ति को लेखिका ने नवीन भाव भूमि पर प्रस्तुत किया है। लेखिका का अगला उपन्यास सूखते चिनार है, जो सन 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास फौजी जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास में लेखिका फौजी जीवन की तमाम त्रासदियों को जमीनी स्तर पर पाठकों से रूबरू कराती है। वर्तमान समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच, या फिर कह लें भारत और चीन के बीच जो तनाव का माहौल बना हुआ है, तो लेकिन इस उपन्यास में लेखिका ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है और यहाँ पर वे कश्मीर का भी मुद्दा उठाती हैं। कश्मीर किस प्रकार से पहले जो जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, इतना शांत और सुंदर कश्मीर आज किस तरह से आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। तो ये जो तनातनी का माहौल है, इस पर यह रचना अत्यंत प्रासंगिक बन गई है। यह उपन्यास भारत की सीमा पर शहीद हुए हर एक फौजी जीवन की दास्तान है, जिसने अपने देश की सुरक्षा के लिए स्व को समूह में विसर्जित कर दिया। साथ ही इस उपन्यास में आप भूमंडलीकरण के बारे में भी मधु कांकरिया का नजरिया जो है देखेंगे कि आजकल के दौर में जो बढ़ता हुआ भूमंडलीकरण है, उस पर मधु कांकरिया अपने किस प्रकार के विचार रखती हैं। मधु कांकरिया के अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनका प्रथम कहानी संग्रह बीतते हुए सन 2004 में प्रकाशित हुआ और दूसरा कहानी संग्रह और अंत में इशू 2008 में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रोत्तर महिला कहानीकारों में जिस महिला कहानीकार के कहानियों की सबसे अधिक चर्चा हुई है, संभवतः वो मधु कांकरिया ही है और अपनी सादगी और अनुभूति की प्रामाणिकता एवं विविधता के कारण इनकी कहानियां विशेष रूप से प्रशंसा पाती हैं।
आज जब हम देखते हैं कि हिंदी जगत में स्त्री लेखन को लेकर नारीवाद और अस्मिता विमर्श का बोलबाला है, मधु कांकरिया की कहानियां बिना किसी शोर शराबे, जल से जुलूस के शांत और धीमे स्वर में सहज रूप से सामने आती हैं। हमारे समाज में प्राचीन रूढ़ हो चुकी परंपराओं के सम्मुख मानवीय मूल्यों को सदैव अनदेखा किया जाता है। लेकिन मधु कांकरिया की कहानियां प्राचीन मूल्यों के साथ साथ आधुनिक आवरण में लिपटे जीवन मूल्यों की भी पड़ताल करती हैं और ऐसे सुलगते प्रश्न खड़े करती हैं जो हमें सोचने पर विवश कर देते हैं। मधु कांकरिया की कहानियां नारी जीवन के अधिकारों, आत्मसम्मान एवं संघर्ष की कहानियां हैं। इनकी कहानियों में नारी मन के अंतर्द्वंदों, जटिलताओं और चेतन मन में गुंफित लालसाओं को बड़ी उद्विग्नता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनकी कहानियों के पात्र कभी अतीत में जीते हुए दिखाई देते हैं तो कभी सुंदर भविष्य की चाह में वर्तमान को झुठलाते हुए नजर आते हैं। पुरुष और नारी संबंधों का विवेचन करते हुए लेखिका ने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। साथ ही इनकी कहानियों में बाजारवाद है, भूमंडलीकरण है, आदिवासी समाज है, नक्सलवाद है, बहुत सारी घटनाओं को लेखिका ने अपनी कहानी में स्थान दिया है और उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया है। इनकी कहानियों का वर्ण विषय अनूठा है, मौलिकता से भरा हुआ है। इनकी कहानियों में वर्तमान एवं भविष्य की संकल्पना को जाना परखा जा सकता है। वास्तव में कह सकते हैं कि इनकी कहानियां मानव की अव्यक्त और दबी घुटी आकांक्षाओं को वाणी देने का सराहनीय प्रयास है। इनकी कहानी संग्रह बीतते हुए की कुछ कहानियों का जिक्र मैं करना चाहूंगी। इनकी इस संग्रह की पहली कहानी है नामर्द। मधु जी के अनुसार यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में विकलांग जीवन की वास्तविकता को दर्शाया गया है। कहानी का मुख्य पात्र सोनू विकलांग है। सोनू का बायां हाथ और पैर लकवाग्रस्त थे। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण किया है जो विकलांग होते हुए भी खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन विवाह के पश्चात अपनी ही पत्नी द्वारा नामर्द का लेबल चिपका दिए जाने से वह कुंठाग्रस्त हो गया और इसी अवसाद में उसने बलात्कार जैसे घृणित कार्य को अंजाम दे दिया। इनकी अगली कहानी इस उपन्यास की काफी चर्चित कहानी है, लेकिन कॉमरेड। यह कहानी भी नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ी हुई है। नक्सलवादी आंदोलन का यथार्थ इसमें दिखाया गया है। इस कहानी में नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े लोगों के संघर्ष और क्रांतिकारियों की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। जेल की यातनाओं का चित्रण रोंगटे खड़ा कर देता है और इस कहानी का ऐसा लगता है कि जैसे विस्तृत स्वरूप जो है हम खुले गगन के लाल सितारे इस उपन्यास में देख सकते हैं। इनकी कहानी अगली कहानी लेडी बॉस। लेडी बॉस कहानी एक अति महत्वाकांक्षी कैरियरिस्ट औरत की कहानी है जो उन्नति और तरक्की के रास्ते पर चलते हुए अपने से जुड़े मानवीय रिश्तों को अनदेखा करती है और अंत में ऐसा धोखा खाती है कि उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कैरियर के साथ साथ परिवार भी जरूरी है। इनकी एक और कहानी है रहना नहीं देश वीराना है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने चर्चा की थी कि जो इनके दीप ज्योति जिस कहानी का जो प्रमुख नायक है, प्रतिभावान युवक है वो, लेकिन उसकी प्रतिभा को अपने देश में पहचान नहीं मिलती और विवश होकर उसे अपना देश छोड़ विदेश जाना पड़ता है। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं उन्हें विदेशों में बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है यहाँ से, तो वो फिर यहाँ छोड़कर जो अपने देश को विदेशों में चले जाते हैं।
हमारे ही देश की प्रतिभाएं जो है वो अलग अलग देशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर अपना नाम कमा रही है। एक और कहानी है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग कहानी मधु जी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कलकत्ता महानगर के भीड़ भड़ाक, शेयर बाजार की उठापटक आदि बाजारवादी माहौल में दिव्य प्रेम की सुखद सुंदर अनुभूति का चित्रण किया है। अगली कहानी बीतते हुए। ये कहानी मधु जी के कॉलेज लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसमें आधी सच्चाई है और आधी कल्पना का समावेश किया गया है। इस कहानी में मणिदीपा और इंद्रजीत एक ऐसे पात्र हैं जिनके हाथों से प्रेम का लम्हा छूट चुका है, परंतु 15 वर्षों बाद भी मणिदीपा उन्हें पकड़ना चाहती है और इसी चाहत में वह सदैव की भांति बीती हुई ही रह जाती है। ये जो इस कहानी के पात्र हैं मणिदीपा और इंद्रजीत, ये दोनों ही पात्र, इनका जो उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, उसके भी नायक और नायिका का नाम इंद्रजीत और मणिदीपा ही है। इनकी एक और कहानी बड़ा ही जो है हृदय को झकझोर देती है, आर आसवना, जिसका अर्थ है फिर नहीं आऊंगा। एक पिता के हृदय की वेदना को अंकित करती है, जिसका पुत्र गोपी अपने ही माता पिता की अनदेखी और अन्याय के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। मर्द होते हुए अगली कहानी जो एक नेपाली नौकर कांचे की कहानी है, जो अपने कर्म के प्रति समर्पित है। अपने अजीबोगरीब हरकत के कारण वो मोहल्ले वालों के आकर्षण का केंद्र बनता है। कांचा को किफायती दाम में खरीदने वाली आंटी उससे ऐसे ऐसे काम करवाती है जिससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। अंत में वह आंटी पर जानलेवा हमला करके भाग जाता है। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे जैनेन्द्र की बहादुर कहानी का स्मरण हो जाता है। दोनों ही कहानियां लगभग मिलती हैं, लेकिन दोनों कहानियों का कथ्य जो है, उद्देश्य जो है उसका वो अलग अलग है। एक कहानी इनकी बड़ा पोस्टर है। बड़ा पोस्टर जो है दीपू और शैलिन, दो भाइयों की कहानी है। दीपू बचपन से ही शैलिन पर निर्भर है, उसमें जीने की अदम्य लालसा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे दीपू अपना आत्मसंतुलन खो बैठता है। न चाहते हुए भी शैलिन दीपू को पागल खाने भेज देता है और वहीं पर उसका करुण अंत हो जाता है। दरअसल मम्मी, ये एक और कहानी है जो सामाजिक परिवेश के इर्द गिर्द घूमती एक माता के हृदय का विभल व्याख्यान है। इनका बेटा कैंसर से पीड़ित है और अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति की हर बात को मानना, उसे हमेशा खुश रखना, वो अपने जीवन का धर्म बना लेती है। लेकिन जैसे ही उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है, फिर उसके लिए और कोई मायने नहीं रखता। इनकी अगली कहानी उड़ान। पढ़ते वक्त उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी की याद आती है। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी में जो गजाधर बाबू थे, वो यहाँ पर समीर है। उन्हें रिटायर हुए 2 साल बीत चुके हैं और रिटायर लाइफ के बाद जो आराम और सुख की कल्पना उन्होंने की थी, वह उन्हें नसीब नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो वृद्धावस्था की त्रासदी है, वो इस कहानी में उनके व्यक्त होती है। अगली कहानी आसमान कितनी दूर। यह एक मंदा नामक युवती की कहानी है, जिसमें उसके यौवन सुलभ सपनों को टूटते हुए बताया गया है। परिवार के भरण पोषण में लगी मंदा अंत तक अपने पलंग के सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उसका एक बहुत, जिसे उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सपना था, एक सोने के लिए पलंग होना, लेकिन हर बार वो कोशिश करती है लेकिन उस चीज में सफल नहीं हो पाती। एक पलंग का होना ही उसके लिए एक आसमान छू लेना जैसा था, लेकिन वह भी बड़ा दूर था। इनकी कहानी दाखिला जो है,
उसकी भोक्ता लेखिका स्वयं है। मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी कि सिंगल मदर की समस्या को उन्होंने किस प्रकार से दिखाया गया है। चूंकि लेखिका स्वयं भी सिंगल पेरेंट है, अपने पुत्र के पालन पोषण उन्होंने अकेले किया है, तो यहाँ पर सिंगल मदर की समस्या को उन्होंने उजागर किया है। और पति के साथ न रहने पर इस कहानी की जो नायिका है सुकीर्ति, उसे अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने में कितनी सारी समस्याएं आती हैं, इस पर लेखिका ने प्रकाश डाला है। शून्य होते हुए यह कहानी भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्या पर आधारित है। और इस कहानी में डॉक्टर है, डॉक्टर विजय, और उसे न चाहते हुए भी वहां पर एक आदिवासी व्यक्ति है भैरव, जिसकी बेटी का 5 महीने का विकसित भ्रूण उसे गर्भपात कराना पड़ता है और जिसका पश्चाताप उसे हमेशा होता है। इनकी एक और कहानी है फैसला फिर से। यह 65 वर्षीय महाश्वेता की कहानी है, जो किराए के फ्लैट में पिछले 30 सालों से रह रही थी। मकान मालिक उस फ्लैट को खाली करने का दावा ठोकता है। महाश्वेता केस हार जाती है, लेकिन कहानी के अंत में लेखिका केस जीते हुए वकील के हृदय परिवर्तन से इस कहानी को लेखिका उसका अंत करती है। इनकी अगली कहानी एक रुकी हुई स्त्री। यह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली युवती मानसी की कहानी है, जिसे अपने क्लासमेट सरबजीत से प्रेम हो जाता है। सरबजीत कैरियर को महत्व देता हुआ विदेश चला जाता है, परंतु मानसी उसके इंतजार में एक रुकी हुई स्त्री भर रह जाती है। सरबजीत की तरह मानसी जो है, जितना टैलेंटेड सरबजीत था उतनी ही मानसी भी थी, लेकिन जहाँ सरबजीत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, वह प्रेम से ज्यादा कैरियर को महत्व देता है, वहीं पर मानसी जो है भावनाओं से ज्यादा जुड़ी हुई है, वह विश्वास अधिक करती है, लेकिन उसके विश्वास को अंत में धोखा मिल जाता है और बस एक रुकी हुई स्त्री भर रह जाती है। एक कहानी उनकी है चूहे को चूल्हा ही रहने दो। यह कहानी का शीर्षक बड़ा ही प्रतीकात्मक है। अपने ही पति से प्रतिशोध लेने की यह एक अनोखी कहानी है। वास्तव में लेखिका इस कहानी में स्त्री विमर्श की पैरवी कर रही है और बीतते हुए कहानी संग्रह की यह सबसे प्रभावकारी कहानी है। इस संग्रह की अंतिम कहानी अन्वेषण है। अन्वेषण मिशनरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पादरी मैथ्यू की कहानी है। एक युवती गुंजन प्रेम पत्र लिखकर पादरी का संन्यास भंग करती है। अंततः पादरी सामान्य संसार में लौट जाते हैं। वे बड़ी रोशनी की दुनिया से छोटी रोशनी की दुनिया में आ जाते हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा कहानी संग्रह है और अंत में यीशु, नहीं सॉरी, इनकी दूसरी कहानी, हाँ, और इस कहानी का जो पहली कहानी है वह नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए विश्वजीत की कहानी है। इसका शीर्षक भी और अंत में यीशु है। नक्सलवादी आंदोलन की असफलता से निराश विश्वजीत नशे की गिरफ्त में चला जाता है। नक्सलवादी आंदोलन जितना तीव्रता से उठा था उतना ही तीव्रता से यह गिर भी गया और सिर्फ विश्वजीत ही नहीं, कई सारे ऐसे युवा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, उनके सपने जो है वो चकनाचूर हो गए और विश्वजीत जो है अपने सपनों को टूटने के कारण नशे की गिरफ्त में चला जाता है। इस लत के कारण वो चारों ओर से ठुकराया जाता है। ऐसी अवस्था में उसे बचाने के लिए जो सामने आते हैं वे ईसाई लोग होते हैं और अंत में विश्वजीत हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है। इनकी अगली कहानी भरी दोपहर के अंधेरे जैन धर्म की रूढ़ियों पर वार करती है।
और इस पर वार करती हुई यह कहानी आदिवासी पहाड़ी बेबस लोगों के जिंदगी का वर्णन करती है। वैसे देखा जाए तो इसे लेखिका का यात्रा वर्णन कहा जा सकता है, क्योंकि इस कहानी में मधु जी ने जैन धर्म के मक्का मदीना शिखर जी का परिचय दिया है। और इस कहानी में भी इस कहानी का जो बृहद रूप है, हम उनके सेज से संस्कृत इस उपन्यास को देख सकते हैं। इनकी अगली कहानी महाबली का पतन। यह कहानी जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर पिता की बेटी जया के पास घूमती है। जया नक्सलवादी नेता आशीष चटर्जी से परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह करती है, परंतु 52 वर्ष की उम्र में आशीष दा जया को छोड़कर अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं। लेखिका ने महाबली के इस प्रकार हुए पतन का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इनकी एक और कहानी कीड़े बड़ी मार्मिक कहानी है और यह मानवता को शर्मसार करने वाली कहानी है। यह कहानी प्रोफेसर की जीवन गाथा है जो अपने अंतिम क्षणों में ही अपने परिवार के स्नेह और प्यार के लिए तरस जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। इसके प्रोफेसर वर्मा के 2 बेटे थे, दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, अच्छे कोचिंग में डालने के लिए प्रोफेसर शर्मा ने जो है नौकरी के साथ साथ 2-3 और काम किए। पूरा जीवन जो है उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश, अच्छी परवरिश में जो है अपना जीवन खपा दिया, लेकिन अंत में उनके परिवार वालों ने जो उन्हें दिया वो सचमुच शर्मसार करने वाली बात ही है। उन्होंने जो है मर्सी किलिंग के लिए अप्लाई किया था और मर्सी किलिंग के लिए जो प्रोफेसर को इंजेक्शन दिया जाता है वह वरदान बन जाता है। उनके शरीर में उनके शरीर में ऐसी बीमारी थी कि कीड़े पड़ जाते थे और इसी इंजेक्शन से जो है उनके कीड़े मर गए और उन्हें एक नया जीवन मिल गया। तो इस कहानी में आधुनिक जीवन शैली के संबंधों के विविध रूप लेखिका ने दर्शाए हैं। इनकी अगली कहानी फैलाव पति पत्नी के संबंधों और स्त्री की अस्मिता को व्यक्त करती है। आज की नारी घर और बाहर दोनों मोर्चों को बड़ी बखूबी निभा रही है, लेकिन नारी जाति के व्यक्तित्व का यह फैलाव कुछ संकीर्ण विचार वाले पुरुषों को सहन नहीं होता। इस कहानी की नायिका श्रुति के व्यक्तित्व का यही फैलाव उसका पति क्षितिज नहीं स्वीकार कर पाता, जिससे दोनों के रिश्तों में दरारें स्पष्ट नजर आने लगती है। मोहल्ले में यह एक कहानी एक पात्र की है जो एवं आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इनकी कहानी मुझे इस संग्रह की ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है। कुल्ला इस कहानी का शीर्षक है। ये कहानी स्त्री के स्वाभिमान को बयान करती है। प्रमिला नाम की स्त्री है जिसके विवाह के पहले जो बड़े सुंदर सुंदर सपने देखती थी, वह विवाह के बाद अपने आप को सजाती है, संवारती है, अपने पति के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती है। और एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने उसकी पीठ पर टूथपेस्ट का कुल्ला फेंक दिया और तब से वह प्रतिशोध की ज्वाला में निश्चय कर लेती है कि जैसे क्रूरता का प्रतीक कुल्ला है, वैसे ही कुल्ला का जवाब भी कुल्ला है। इनकी अगली कहानी काली पैंट भूतपूर्व कर्नल रंजीत मल्होत्रा की कहानी है। कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां उन्हें बदमाश लफंगा समझती हैं, लेकिन बाद में सच्चाई जानने पर वे शर्मसार हो जाती हैं। इनकी कहानी महानगर की माँ, महानगर के जीवन की जो समस्याएं हैं उसको बखूबी दर्शाती है।
महानगर की माँ छोटे से घर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक चिंतित माँ की कहानी है। कलकत्ता शहर में मीना अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी, असमर्थता और अभाव का दंश उसे सदैव डसता रहता है। फाइल कहानी में लेखिका ने समाज के घिनौने सच को बड़ी प्रखरता से सामने लाया है। इस कहानी में सीनी आशा एक स्वयं सेवी संस्था का वर्णन है, जिसे एक आयरलैंड वासी ने बनाया था। इस संस्था में अनेक अनाथ, गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को सहारा दिया जाता था। इस कहानी में पिंकी एक वैश्या की लड़की थी जो एक साइकियाट्रिस्ट की सहायता से इस संस्था में पहुंची थी। एक बार ऐसा हुआ था कि उसे एक लड़के से प्रेम हो गया था, लेकिन जब उस लड़के ने उसकी फाइल देखी तो उसके अतीत को देखकर जो है उसने उसे छोड़ दिया। तो कई बार ऐसा हुआ था कि फाइल में दबे अपने अतीत से वो कई बार टूट चुकी थी। तो श्यामली दी उस फाइल पर स्याही गिराकर उसके बुरे अतीत को सदा के लिए मिटा देती है। किसी का अस्तित्व सिर्फ उसके फाइल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इनकी कहानियों को जो है मैंने बड़े ही संक्षिप्त में कहा, क्योंकि इतना समय नहीं है और काफी समय लग जाएगा पूरी कहानी को डिटेल में बताने के लिए। मधु कांकरिया देखा जाए तो बहुआयामी व्यक्तित्व से संपन्न महिला कथाकार है और उन्हें बचपन से ही अपने पिता के माध्यम से साहित्यिक वातावरण मिला। इस परिवेश के कारण ही उनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई थी। और मधु कांकरिया का जीवन भी हमने देखा कि काफी संघर्षमय जीवन रहा है और उनके जीवन की संघर्ष की झलक उनकी रचनाओं में भी देखने को मिल जाती है। मधु कांकरिया की समस्त रचनाएं हमें उनके जीवन की वास्तविकता से परिचय कराने वाली और इस पर विचार करने के लिए प्रेरित कराने वाली है। मधु कांकरिया के उपन्यासों और कहानियों के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है, वे सब उनके देखे सुने भोगे पात्र हैं। कहीं न कहीं मधु कांकरिया का उनसे मानवीयता के धरातल पर, संवेदना के स्तर पर संपर्क रहा है। स्पष्ट है कि मधु कांकरिया की लेखनी मनुष्यत्व के लिए समर्पित है। आधुनिक साहित्यकारों में एक प्रयोगधर्मी और उपलब्धिपूर्ण कथाकार की दृष्टि से मधु कांकरिया का स्थान हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण रहा है। विषय वस्तु की बात अगर हम करें तो विषय वस्तु की विविधता मधु कांकरिया की कथा साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण उनका अनुभव जगत भी अत्यंत व्यापक एवं विशाल है। उनकी रचनाओं में व्यंजित तथ्य इसका जीता जागता प्रमाण है। अतः कहा जा सकता है कि मधु कांकरिया का कृतित्व ही उनके व्यक्तित्व का सही परिचायक है। धन्यवाद। और अंत में मैं फिर से एक बार पुनः मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी का और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बड़े विस्तार के साथ जो है मधु कांकरिया के समग्र साहित्य पे अपनी बात रखी, उनकी विवेचना की और हम लोग निश्चित तौर पे जो हमारे अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए साथी हैं, मधु कांकरिया के बारे में समग्र रूप से जानने और समझने का एक मौका उन्हें इस व्याख्यान के रूप में निश्चित ही मिल गया। एक बार पुनः मैं अकादमी की तरफ से आज की हमारी शोध विद्वान डॉक्टर रीना सिंह मैडम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज के इस व्याख्यान के लिए प्रस्तुत रही। अब मैं आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।